मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन पेपर मैनपुरी के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों कल मैंने बीकॉम थर्ड ईयर के लिए कारपोरेट अकाउंटिंग में बताया था कि कंपनी क्या है, कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, मूल प्रलेख क्या होते हैं, साथ ही जो पूंजी होती है जिसे हम कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं, तो अंश पूंजी हमारी कितनी तरह की होती है और दोनों में क्या अंतर है। आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ एक कंपनी के लिए क्या मूल प्रपत्रों की ज़रूरत पड़ती है, मूल प्रलेखों की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहला हमारा प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम, इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये पार्षद सीमा नियम कंपनी का प्रारंभिक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और इसे हम वैधानिक प्रलेख भी कहते हैं, चार्टर भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन होता है। अगर ये पार्षद सीमा नियम नहीं है तो कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता है। इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। तो यदि कंपनी के अधिकारों, कार्य क्षेत्रों, सीमाओं, सारी चीज़ों को इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिभाषित किया जाता है। इसी में बताया जाता है कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी, सारा कुछ इसमें होता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा यानी सब सेक्शन 56 के अनुसार सीमा नियम का आशय कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है जो कि प्रारंभ में बनाया गया था, जिसमें पहले से कंपनी नियमों या अधिनियमों के अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए गए थे। तो ये तो रहा पहला हमारा प्रलेख पार्षद सीमा नियम। इसका दूसरा नाम एक स्मारक पत्र भी है, कुछ लोग इसे स्मृति पत्र भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यह भी कंपनी का अति महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, क्योंकि कंपनी अपने अंतर नियमों को, या यूँ कहें कि कंपनी पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ये उपनियम बनाती है। कैसे चलेगी कंपनी, के आंतरिक मामलों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे नियमित किया जाएगा। ये अगर हम ये भी कहें कि ये पार्षद सीमा नियम का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सहायक प्रलेख होता है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं और वहीं पर ये अंतर नियम जो होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि का वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत संचालकों को अधिकार क्या होंगे, अंशधारियों के अधिकार क्या होंगे, अंश पूंजी का विभाजन कैसे होगा, ऋण संबंधी नियम क्या होंगे, यानी सभाओं के आयोजन की विधि क्या होगी, लाभांश संबंधी आपके नियम क्या होंगे, लेखा संबंधी नियम क्या होंगे, ये सभी कुछ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये सभी कुछ काय में आता है पार्षद अंतर नियम। अंतर का मतलब अंदर के, अंदरूनी हमारा जो नियमन होता है उससे संबंधित होते हैं, इसलिए इसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम कहते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख एक और है, प्रॉस्पेक्टस।
इसे हिंदी में प्रविवरण कहते हैं या सूचना पत्र भी कहते हैं। ये प्रविवरण एक आमंत्रण पत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो हर कॉलेज अपना एक फॉर्म के साथ में एक किताब दिया करता है, ये प्रोस्पेक्टस कहलाता है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हमारी सारी विशेषताएं, हमारे क्या स्पेशलिटी हमारे यहाँ है, हमारी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड कराती है, सारा कुछ लिखा होता है, रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो ऐसे ही इस विवरण, कंपनी के विवरण में क्या होता है कि विनियोजकों को कंपनी के अंश खरीदने, अंशों को बेचने और या ऋण पत्रों को खरीदने और बेचने के लिए आमंत्रित किया जाता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार प्रविवरण से आशय ऐसे दस्तावेज से है जो प्रविवरण के रूप में निर्गमित किया जाता है, जिसमें धारा 32 में गर्भित रेड हेरिंग का प्रविवरण या धारा 32 में संदर्भित सेल्फ प्रविवरण का कोई सूचना, प्रपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल है। जिसके द्वारा कोई निर्गमित निकाय कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अवदान या क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रविवरण भी एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जिसके द्वारा जनता हमारे अंशों को खरीदने के लिए, हमारे से मतलब कंपनी के अंशों को और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आकर्षित होती है। अब तीसरा होता है प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण या स्थानापन्न विवरण। इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यदि एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी अपनी स्थापना पर कोई प्रविवरण जारी नहीं करती है या नहीं जारी करना चाहती है, तो ऐसी अवस्था में वह अपने अंशों और ऋण पत्रों को तब तक जारी नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती है, ना तब तक आवंटन कर सकती है जब तक प्रथम आवंटन से कम 3 दिन पहले, जिस दिन आवंटन होना है उससे 3 दिन पहले कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण यानी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भेजना अनिवार्य है। अगर नहीं भेजती है तो वह अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। इस विवरण में कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है, अंशों कितने अंशों में विभाजित है, एक अंश कितने का है, प्रारंभिक व्ययों की मात्रा क्या है, क्रय की गई संपत्ति का प्रतिफल क्या है और महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण भी लिखा जाता है। इस प्रकार अभी हमने आपको कंपनी के 4 मूल प्रलेख बताए। इन बिना 4 मूल प्रलेखों के हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं करा सकते हैं, पंजीकरण नहीं करा सकते। अब हम आते हैं कि कंपनी की पूंजी, जैसा कि मैंने कल बताया था, कंपनी की पूंजी एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है और उन टुकड़ों को ही हम अंश कहते हैं। और उस पूंजी को, जो अंश टुकड़ों में पूंजी होती है, उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 में लिखा है कि अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में एक अंश से है जिसमें स्टॉक भी शामिल है, अंश एक चल संपत्ति है और जो अंशधारी की स्वामित्व का एक प्रमाण। जब तक अंश कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा, अंशधारी नहीं हो सकता। तो और ये कैसे प्रूव करेगा हम अंशधारी हैं, क्योंकि अंशों का प्रमाण ही
उसके अंशधारी होने का प्रमाण होता है। तो ये तो आप समझ ही गए कि पूंजी हमारी छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, उन छोटे हिस्सों को ही हम अंश कहते हैं, और उन पूंजी को, उन अंशों की पूंजी को हम अंश पूंजी कहते हैं, और जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदता है उसे हम अंशधारी या शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब ये अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? ये केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समता अंश और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश। इसे हम अधिमान अंश भी कहते हैं। पूर्वाधिकार का दूसरा नाम अधिमान भी है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार अंश केवल 2 ही प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? अब ये मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर हिंदी में कहते हैं समता अंश, और पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जो इंग्लिश में किन्हें कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। इनके आगे एक परसेंटेज दिया होता है, प्रतिशत दिया होता है। तो अब मैं आपको समतांश बता दूं, समतांश क्या होती है। समतांश की भी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है। 2013 में क्या परिभाषा दी गई कि अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में समतांश पूंजी वह पूंजी है जो पूर्वाधिकारी अंश पूंजी नहीं है। यानी पूर्वाधिकार छोड़कर जो जितने भी अंश होते हैं वो सब समतांश कहलाते हैं। ठीक है। समतांशधारी कंपनी के स्वामी हुआ करते। इनके द्वारा लाभांश की दर संचालकों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन इनको तभी मिलेगा लाभांश या इनकी पूंजी वापस तभी होगी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को, उसके बाद जो बचेगा वो इन लोगों को दिया। अब रहे पूर्वाधिकार अंश, दूसरी तरह के अंश शेयर, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर। ये 2013 जो कंपनी अधिनियम उसकी धारा 43 बताती कि अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में पूर्वाधिकारी अंश पूंजी द्वारा निर्गमित अंश पूंजी का वह भाग है जिसमें लाभांश भुगतान में अथवा कंपनी के समापन पर पूंजी भुगतान में पूर्वाधिकार होता है। इनके आगे एक परसेंटेज लगा होता है, प्रतिशत का लगा होता है कि आपको इतने प्रतिशत लाभांश मिलेगा। डिविडेंड, लाभांश को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी को नुकसान हो और चाहे कंपनी को फायदा हो। ज़्यादा भी नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा, एक फिक्स होता है। लेकिन समता अंशधारियों में लाभांश फिक्स नहीं होता है। ऐसे ही जब कंपनी का समापन होता है तो क्या होता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सबसे पहले उनका लाभांश और उनकी पूंजी दोनों को क्या किया जाता है, पहले वापस किया जाता है, उनका शोधन किया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो समता अंशधारियों को वापस किया जाता है। अब हम इसी के साथ हम मिल रहे हैं अगले वीडियो में कि इन दोनों में अंतर आपको बताएंगे, समता अंश में और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है, पूर्वाधिकार अंश क्या है और समता अंश क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।